हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे आपकी जो काव्य खंड है, जो काव्य खंड की जो 4 चैप्टर थी, उन चारों चैप्टर को वीडियो अच्छे से बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर उसको देख लीजिएगा। अब है आपका अगला काव्य खंड है भारत माता, जिसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। जिसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। तो पहले हम लोग सुमित्रा नंदन जो पंत जो है लेखक है, उनके बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे। उसके बाद इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है भारत माता, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो पहले इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कविता का अर्थ भी जानेंगे। हर एक पंक्ति को पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या कर अच्छे से जानेंगे, और दोनों एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे। इनका जो जन्म होता है कब होता है? 1900 ईस्वी में होता है। स्थान अल्मोड़ा जिला कौसानी में हुआ। इनका जो जन्म होता है कहाँ था? अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी में हुआ। कहाँ? उत्तरांचल में। कहाँ पे? उत्तरांचल में। और निधन कब होता है? 1977 में होता है। तो इनका जन्म कब होता है? 1900 में होता है। कहाँ पे होता है? अल्मोड़ा जिला में होता है। वहाँ पे कौसानी नाम का गाँव रहता है, वहीं पे होता है। और ये कहाँ था? ये उत्तरांचल में था। कब हुआ? और इनका निधन कब हो जाता है? 1977 में होता है। अगला पॉइंट कह रहा है इनके जन्म के 6 घंटे बाद माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। जब इनका जन्म हुआ तभी इनके जन्म से 6 घंटा बाद क्या इनके माता जी थी, उनका देहांत हो गया। और उनके माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। यानी कितने घंटे, इनके जन्म के कितने घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया? तो 6 घंटे बाद। इनके माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी। अगला पॉइंट रहेगा इनके पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। इनके पिताजी थे वो क्या थे? अकाउंटेंट थे। कहाँ थे? कहाँ के? तो कौसानी टी एस्टेट में क्या थे? अकाउंटेंट थे। इनके पिता का नाम क्या था? गंगा दत्त। पिता का नाम क्या था? गंगा दत्त। अगला पॉइंट देखकर पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई? गांव से ही हुई। और ये जब बड़े हो गए तो इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से होती है? बनारस से होती है। अगला पॉइंट देखकर आए कुछ दिन तक काला काला कांकर राज में भी रहे। इसके बाद आजीवन भर इलाहाबाद रहे। ये कुछ दिन तक कहाँ रहे? काला कांकर राज में भी रहे। और उसके बाद ये कहाँ पूरा जीवन भर कहाँ रहे? ये इलाहाबाद में बस गए। ठीक है। तो कुछ दिन तो कहाँ रहे थे? तो काला कांकर राज में रहे। और आजीवन भर कहाँ रहे? तो इलाहाबाद में रहे। अगला पॉइंट देखेंगे इनकी प्रथम काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ है। इनकी जो प्रथम जो काव्य क्या है? प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ है। इनकी जो प्रथम काव्य कौन कौन है? प्रकृति प्रेम शिशु सुलभ है। ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से कॉपी में नोट करते रहेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है। पंत जी थे वो प्रवृत्ति से कैसे थे? तो छायावादी थे। और विचार से कैसे थे? तो मानवतावादी थे। विचार से कैसे? मानवतावादी, उदार मानवतावादी। और प्रवृत्ति से कैसे थे? तो छायावादी। कहेगा कि पंत जो सुमित्रा नंदन जो पंत जो है वो प्रवृत्ति से कैसे थे? पंत जी प्रवृत्ति से कैसे थे? तो छायावादी थे। विचार से कैसे थे? तो उदार मानवतावादी थे। अगला पॉइंट देखकर पंत जी ने अपने छंदों में प्रसाद और निराला की तरह नवीन योजना बनाई। ये जो पंत जी थे अपने जो भी छंद लिखे उनमें किन की तरह योजना बनाई थी? तो प्रसाद जी तरह और निराला जी की तरह इन्होंने योजना बनाई थी। तो प्रश्न कहेगा पंत जी अपने छंदों में किन की तरह योजना बनाई थी? तो प्रसाद जी और निराला जी की तरह। अगला पंक्ति देखिए पंत जी की रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता सौष्ठ मिलता है। इनकी जो भी रचना उनमें क्या देखने को मिलता है? विलक्षण मृदुता सौष्ठव देखने को मिलता है। अगला पंक्ति देखेंगे कह रहा है कि कविता का संकलन ग्राम से लिया गया। ये जो कविता है भारत माता, इसका जो संकलन कहाँ से लिया गया था? ग्राम। कहाँ से लिया गया? ग्राम्य से लिया गया। कहाँ से लिया गया संकलन? ग्राम्य से संकलन लिया गया है। भारत माता कविता का संकलन कहाँ से लिया गया? ग्राम्य से लिया गया। कहाँ से? ग्राम्य से। अगला पंक्ति देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे कह रहा पंत जी शुरुआत में प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित हुए, मानव सौंदर्य से
और उसके बाद अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। इनको सबसे पहले किनसे से ये परिचित हुए तो प्रकृति सौंदर्य यानी प्रकृति से इनको ज्यादा लगाव गया। उसके बाद इनको किनसे लगा हुआ था, मानव से लगा हुआ है। और उसके बाद अरविंद दर्शन की ओर क्या हुई, ये आकर्षित हो गए। सबसे पहले किससे इनको लगा हुआ था, प्रकृति से, और सबसे अंत में तो अरविंद दर्शन के ओर खींचे चले गए। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसके लिए, तो चिदम्बरा नामक इन्होंने कुछ लिखा हुआ था, जो क्या थी, पुस्तक थी, उन्हीं के लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अगला पॉइंट देखा, अगला पॉइंट आपका कह रहा है, अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि इनका अंतिम काव्य लोकायतन है। लोकायतन है इनका जो अंतिम काव्य है वो क्या है, लोकायतन है। ठीक है, इनका अंतिम काव्य कौन सा है, लोकायतन है। ठीक है, ये नाटक आलोचना कहानी उपन्यास भी लिखते थे। ये क्या कहते हैं, नाटक भी लिखते थे, काव्य खंड के साथ साथ नाटक भी, आलोचना भी, कहानी भी और उपन्यास भी लिखते थे। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं देखेंगे, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवानी, ग्राम्या, स्वांधुली, स्वर्णीकरण, युगपद, चिदम्बरा, ये जो भी है इनकी क्या है, इनकी रचना है। इनकी क्या है, रचना है। तो जो भी रचना थी इनकी और जिनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हम सभी आपको क्या कर दिए, बता दिए हैं। आप लोग कॉपी में क्या अच्छे से इसको नोट कीजिए और हर एक पॉइंट को बारीकी से पढ़िए, ताकि आप लोग को हर एक चीज की जानकारी अच्छे से मिले। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड अब इनकी कविता को पढ़ देखेंगे और उन हर एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ पढ़ के क्या करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है, सुमित्रा नंदन द्वारा जो लिखी गई कविता है भारत माता, उसके हर एक पंक्ति को देख पढ़ेंगे और उसको आसानी से क्या मतलब अर्थ को समझते चलेंगे, ताकि कविता को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, एकदम क्या आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझने में बस आप लोग क्या करिए, पंक्ति को ध्यान में रखिए और क्या करिए, उसके अर्थ को समझते चलिए। तो पहला पंक्ति कह रहा है कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। यानी इस पंक्ति के अनुसार कवि का कहना है कि भारत माता गांवों में बसती है। सही बात है, भारत माता कहाँ बसती है, गांव में बसती है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता कहाँ रहती है, तो गांवों में रहती है। खेतों में आंख की कलीमा भांति श्यामलता फैली है। जो खेतों में जो है आंख की भांति क्या है, श्यामलता फैली हुई है। यानी जो भी अनाज जो होता है वो किसकी तरह फैली हुई है, तो आंखों की तरह उसमें कलीमा की भांति श्यामलता फैली हुई है। मानो वह अनाज से भरा हुआ जन जीवन के लिए उनका आंचल है, और गंगा यमुना मानो उसके पवित्र श्रम का जल है। गंगा यमुना क्या है, उसके पवित्र श्रम का जल है। वह शील की साकार मूर्ति है और सुख दुख में समत्व भाव से रहती है। ठीक है, तो ये आपका पहला पंक्ति हो गया और उसका अर्थ हो गया। तो वही क्या कर रहा है, ज्यादातर लोग कहाँ, भारत जो है क्या है, गाँव में बसता है, और इसका कारण क्या है, तो अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। ठीक है, अब अगला पंक्ति देखें। अगला पंक्ति आपका कह रहा है, एक एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझते चलेंगे। अगला पंक्ति कह रहा है कि दैन जरित अपलक नत चितवन अधरोप में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन व अपने घर में प्रवसनी। यानी इस पंक्ति के अनुसार कवि का कहना है कि उसकी चितवन झुकी हुई है, मानो प्रभु के चरणों में नत हो। वह दुख के क्षणों को हंसते होठों से बिता देती है। वह तप और संयम में पृथ्वी के मन की गंभीरता ली हुई है। वह स्वर्ग की कला के समान अद्वितीय है, फिर भी भूमि के पद पर रहने वाली है। ठीक है, तो इस पंक्ति से रिलेटेड जो भी पॉइंट है अच्छे से समझिए। कह रहा वही कह रहा है कि उसकी जो चितवन झुकी हुई है, मानव प्रभु के चरणों में क्या कर दिया है, वो अपने सर को रख दिया। वह दुख के सभी क्षणों को क्या करता, हंसते हंसते क्या करते, गुजार देती, मतलब गुजार रही है। अगला जो कविता की पंक्ति है उसको हम लोग देखें। अगला पंक्ति कह रहा है कि 30 कोटि, क्या कह रहा है, 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध
अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरु तल निवासिनी। यानी इस पंक्ति के अनुसार कवि का कहना है कि उसके 30 करोड़ पुत्र है। भारत माता के कितने पुत्र है? 30 करोड़ पुत्र है, जिनका दरिद्रता के कारण आधा शरीर नंगा रहता है। जिनकी मतलब क्या, जो भारत की जो माता है, भारत माता है, जो उनके कितने शरीर मतलब जो है संतानें कितने हैं, पुत्र है? तो 30 करोड़ है। और वो लोग क्या, जिसमें दरिद्रता के कारण क्या है, कुछ लोग आधे नंगा शरीर घूमते रहते हैं। आप देखेंगे तो क्या बहुत सारे क्या आते हैं, जो मतलब जिनको बहुत ऐसे आपको गरीब मिलेंगे जो क्या आधा अंग क्या आधा शरीर क्या होता है, मतलब बिना कपड़ों के क्या करते हैं, मतलब इधर उधर सड़क पे घूमते घूमते रहते हैं, या किसी ट्रैफिक जो लगता है वहां पे देखिएगा ऐसे लोग आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो सड़क किनारे जो होते हैं वहीं पे ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। वही कह रहे हैं कवि कि जो भारत माता है उनके कितने पुत्र है? 30 करोड़ पुत्र है, जिनकी दरिद्रता के कारण आधा शरीर नंगा है, अन्न और वस्त्र के अभाव में वे पीड़ित है। अन्न और अभाव के क्या 30 करोड़ लोग हैं, जिनमें क्या है काफी लोगों का बहुत सारी परेशानियां हैं। तो वही कह रहे हैं, अन्न और वस्त्र के अभाव में वे पीड़ित है, वे अनपढ़ भी है, घास भूस का घर बना कर रहते हैं। भारत माँ का मस्तक झुका हुआ वह पेड़ के नीचे निवास करने वाली है। और मान के जो 30 करोड़ आबादी है, जिस समय ये कविता लिखा उस समय आबादी कितनी थी? 30 करोड़ आबादी थी। तो वही कह रहे हैं कि भारत माता में क्या है, मतलब ऐसे मतलब हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, किसी तरह अपनी जिंदगी को क्या करते हैं, बिताते हैं। तो वही क्या करे, वो अपने मस्तक को क्या झुकाया हुआ पेड़ के नीचे निवास करने वाली है। अगला पंक्ति देखें कविता, अगला पंक्ति कह रहा है आपका कविता का कि स्वर्ण सस्य पद पद तल लुंठित धरती सा सहिंसु मम कुंठित कदंत कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी। यानी इस पंक्ति के अनुसार कवि कहना है कि भारत भूमि पर सोने के समान मूल्यवान क्या उगता है? धान उगता है। भारत की भूमि पर सोने के समान मूल्यवान क्या उगता है? तो धान उगता है। फिर भी भारतीय नागरिक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लौटता है। भारत की जो धरती है उस पे सोने के रूप में क्या उगता है? धान उगता है। लेकिन फिर भी क्या है, भारतीय नागरिक अत्याचारों उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? तो शासकों द्वारा किए जा रहे हैं। भारत के किसान का काम मन धरती के समान सहिंसु और कुंठाग्रस्त है। वह करुण विलाप से कांपता हुआ भी अंधेरों से मंद हास के साथ मौन रहता है। उतना मतलब कि भारत के लोगों के साथ जो शासक लोग थे वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, बर्ताव करता था, फिर व्यवहार करता था। लेकिन फिर भी भारतीय लोग क्या करते, उनको सहते थे और अपने आप को क्या करते, मौन मतलब कुछ नहीं बोलते थे और चुपचाप उनके राजा को जो भी कष्ट देते थे उनको सहा करते थे। जैसे चंद्रमा राहु से ग्रसित होने से धूमिल लगता, उसी प्रकार विदेशी शासकों की निरसन बर्बरता और अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित हो गया। यानी जैसे चंद्रमा पे ग्रसित हो जाता है, मतलब कुछ धब्बे उब्बे लग जाता है, उसी तरह भारतीय लोगों को भी क्या होता है, ऐसा ही मतलब जैसे भाग चंद्रमा की तरह हो, मतलब भारतीय लोगों की भाग किसकी तरह हो गया था? चंद्रमा की तरह हो गया था। किसके कारण? था विदेशी शासकों के कारण। ठीक है, अगला पंक्ति देखेंगे कविता। अगला पंक्ति कह रहा है कविता का कि चिंतित चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन न वाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकृष्णि। यानी इस पंक्ति के अनुसार कवि का कहना है कि कवि वर्णन करते हुए कहता है कि विदेशी शासकों और शोषकों ने भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा है, जिससे भवे मुड़ी हुई वह नेत्र झुके हुए है और आकाश भाव या धंधु से आच्छादित है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एक कदम धूमिल हो गई है। ठीक है, अगला पंक्ति की कविता का पंक्ति देखेंगे। ठीक है, अगला पंक्ति कविता का कह रहा है कि सफल आज क्या कर रहा है?
सफल आज उसका तप संयम, संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भव तम, ब्रह्म जग जननी जीवन विकासिनी। यानी इस पंक्ति के अनुसार कई का कहना है कि भारत भारत माता अहिंसा दूध पिला रही है, यानी उतना बुरा बर्ताव कर जाने के भारत मतलब फिर भी क्या करे, मतलब क्या करे, अपने भारत उनके जो 30 करोड़ जो पुत्र है उनको किसकी दूध पिला रही है, तो अहिंसा की दूध पिला रही है, जो कि अमृत के समान है, जो कि अमृत के समान है। तो जनता के मन के भय को दूर करता है और संसार के अज्ञान सा को समाप्त कर नई आशा को संबल कर देता है। इस विशेषता से अब भारत विश्व की माता या लोक माता बन रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने का सही मार्ग बतला रही है। ठीक है, तो आपके जितने भी इस कविता के पंक्ति थे सभी पंक्ति को अच्छे से पढ़कर उसका अर्थ समझा दिए। तो ठीक है, उसकी इस पंक्ति को आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए और उसके अर्थ को भी लिखिए, ताकि क्या करें, आप लोगों को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस किए उतना अच्छा रहेगा और याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होता, उसको क्या करें, बार बार अभ्यास करिएगा तभी आपको याद होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।